केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट या स्लो, आज इस क्लास से हम क्लियर करेंगे। मैं आशुतोष कुमार यादव केमिकल काइनेटिक्स लेकर आए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली में है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका जेई में नीट में इंपॉर्टेंस है, इसके स्टार्ट करने में क्या पीछे की चैप्टर कोई लिंक है कि नहीं है, ये सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली मैं पहले बता दूं, केमिकल रिएक्शन में यानी केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया जाता है और एक्चुअली में ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इट इज अ branch of physical chemistry in which we have study about rate of reaction and factor affecting of rate of reaction like temperature, pressure, catalyst and radiation is called chemical kinetics. एक्चुअली इसमें जो है ना रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, मॉडरेट होगा, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करनी है। अब जो है जैसे यहीं पे आगे हम स्टार्ट करेंगे तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन जनरल रिएक्शन से हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। जैसे एक रिएक्शन ले लिया R, यानी ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहां से क्या हो जाएगा, जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो उसमें टाइम की यूज होगी। तो यहां पे एट प्रेजेंट हम जो है एट इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि हम मान लिए हैं C, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है कुछ ना कुछ टाइम लेगी, उस केस के लिए जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है उस समय प्रोडक्ट क्या होगी 0। आफ्टर सम टाइम आफ्टर टी सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कुछ ना कुछ क्या होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर के यहां पे जैसे C माइनस एक्स कर दिया, जो कि फाइनली इसको हम जो है C1 से रिप्लेस कर दिया और प्रोडक्ट फाइनल कर दिया C2। अब यहां पे होगा क्या, एक्चुअली में C1 ऑलवेज लेस देन C1, ये जो C है ना स्टार्टिंग का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि ऑलवेज ग्रेटर होगा C1 से, बिकॉज क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो यहां से अब हम लोग जानेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां से आप लोगों के माइंड में एक पॉइंट चल रहा होगा, सर ये कंसंट्रेशन आप बार बार यूज कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन एक्चुअली में है क्या। तो थोड़ी सी मैं कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कशन कर लूं। कंसंट्रेशन जो होती है एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल के बारे में तो आप लोग पहले से जानते हैं, नंबर ऑफ मोल होता क्या है। तो नंबर ऑफ मोल जो कि एलिमेंट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास या फिर गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP by 22.4 लीटर। एक और रिलेशन होता है गिवन क्वांटिटी बाय ml।
given quantity by Na that is Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23। ये हो गया। अब इसी में क्या हो जाएगा, जब हम रेट को पूरा डिफाइन करेंगे, तो ये मैं पूरा रफ कर देता हूं एक बार। तो यहां से क्या हो गया, जैसा ही हम लोग लिए थे C1 0 और इसको C2 किए थे। C1 जो आया था आपको याद होगा C माइनस एक्स करके आया था। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, C1 माइनस C बाय T। T माइनस 0 करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, आपको T आ जाएगा, यानी T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू T सेकेंड। तो ये जो वैल्यू होगा फाइनली निगेटिव आएगा, क्योंकि ये C जो होगा ग्रेटर होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव पहले से रहेगी और जो कि यहाँ पे फाइनली रेट जो होगा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इसीलिए यहाँ पे कारण है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जिसके कारण यहाँ पे निगेटिव हमें पहले से सेल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। मैं यहीं पे साइड में ले लेता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। बेटा यहाँ पे देखो C2 हो गया कंसंट्रेशन, इनिशियल में 0 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 माइनस 0 बाय T, यानी ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे इसके यूनिट के बारे में बात कर ले, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया अपना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ हम लोग अब मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो गई, ये होगी आपको कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की ग्राफ है। तो अब जैसे क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, रिएक्टेंट साइड की डिक्रीज हो रही थी, तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। अब ये इंक्रीज होगी प्रोडक्ट साइड की, तो ये जो हम लोग यहां से रिएक्टेंट लिए हैं और ये जो प्रोडक्ट लिए, ये यहीं पे हम दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्ट की ग्राफ हो जाएगी और ये रिएक्टेंट की ग्राफ हो जाएगी, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां से प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अब हम लोग मूव कर जाएंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होती है ना, ये टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे डिस्कशन करेंगे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है ना, रेट मेजर ओवर गिवन इंस्टेंट पॉइंट। और जैसे यहां पे देखो ना, रेट
the rate of reaction at a given time is called an instantaneous rate of reaction. इसको हम ग्राफ के बेसिस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। और एवरेज रेट क्या होता है? द एवरेज रेट इज द रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी इस तरह से बात कर सकते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट मेजर ओवर गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे एक हम पॉइंट डिस्कशन कर ले, जो इंस्टेंटेनियस रेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वर्सेस टाइम, बाय ड्राइंग ऑन अ लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो अब यहां पे हम लोग ग्राफ के बेसिस पे डिस्कशन कर लेंगे। तो यहां पे देखिए एक्चुअली में जब ये हम कंसंट्रेशन के साथ में ग्राफ ले लिया, ये कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे ये जो ग्राफ है ना, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं ले रहा हूं। अब यहां से ये देखो, मुझे इस पॉइंट के लिए यहां पे चाहिए, इस पॉइंट पे, तब इस पॉइंट पे जो स्लोप खींच दिए ना, जैसा मान लिया यहां पे सी पॉइंट है ये, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा dc बाय dt, ये dc बाय dt आ जाएगा, जो कि यहां से आपको r इंस्टेंट, ये इक्वल का साइन है, यानी r इंस्टेंट मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसी तरीके से हम लोग आ जाएंगे इस पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ जाएगा आपको, जैसे तो यहां से क्या आ जाएगी C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, डायरेक्टली इसको हम डेल C बाय डेल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तो एक्चुअली में हम लोग प्रोडक्ट का ग्राफ लिए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, डेल C बाय डेल T आ जाएगा। इसी तरह से हम रिएक्टेंट के भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे जो हो जाएगी हमें माइनस लगानी पड़ेगी, जस्ट लाइक इस टाइप की मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये आ जाएगी। ये कंसंट्रेशन हो गया, ये C1 C2, और फिर यहां से फिर T1 T2, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस डेल C बाय डेल T आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट के लिए आ जाएगी। सेम उसी तरह से इंस्टेंटेनियस के लिए भी ये आ जाएगा, ये जो यहाँ पे स्लोप खींच दिए, तो ये आ जाएगा माइनस dc बाय dt। तो ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ मूव टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डिपेंडेंस ऑफ रेट और रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे जब हम डिस्कशन करेंगे ना, तो एक जनरल रिएक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये ले लो N1A प्लस N2B प्लस N3C N4D N5D, ये एक जनरल रिएक्शन ले लिया। और इसे हम यहाँ पे रेट की बेसिस पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे -1 बाय N1 dA बाय dt इक्वल टू -1 बाय N2 dB बाय dt इक्वल टू -1 बाय N3 dC बाय dt। अब यहाँ इधर माइनस क्यों लगाए हम, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट साइड की कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब इक्वल टू 1 बाय N4 dd बाय dt इक्वल टू 1 बाय N5 de बाय dt। ये जो एक
ओवरऑल ये एक्सप्रेशन आया है, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी में कोई अगर ऐसा ले ले dA/dt, यहां पे साइन इन्वॉल्व कर दिया है और कोफिशिएंट को जो डिवीजन किए थे वो सुसाइड कर दिया है, ठीक ना। तो अब यहां से इतना ही कंपोनेंट का जो नाम हो जाएगा ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंपोनेंट ए। अब इसी तरीके से यहां पे माइनस dB/dt करें तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंपोनेंट बी। कोई अगर यहीं पे dD/dt कर दे तो यहां क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोल सकते हैं और रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कंपोनेंट डी, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट डी। अब जो है हम लोग इसी के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे। अब इसी में अगर कोई एक छोटा सा ले लो, एक पूरा ले लेते हैं अपन, dD/dt कोएफिशिएंट के साथ में ले लिया हूं, इसका नाम जो हो जाएगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंपोनेंट डे। तो यही हो गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन का जो पार्ट था, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, यहाँ पे ये कंप्लीट हुई। अब इसी के साथ हम लोग आगे मूव करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में ले लिया जाए तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन पहले लेते हैं अपन, क्योंकि एट प्रेजेंट इस पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में ना थोड़े आगे के टॉपिक इन्वॉल्व हो रही है रेट लॉ की, इसीलिए थोड़ी हम मूव करते हैं पहले 3rd क्वेश्चन पे। ये तो खैर नॉर्मल बन जाएगा, ये ऑर्डर का क्वेश्चन तो है पर यूनिट बेसिस पे है, एक जनरल ऑर्डर बताएंगे तो उस पे हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन पे ले ले 3rd नंबर पे, तो H2 प्लस I2 2HI। अब ये पूछ रहा है ये कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे सेट किया जा सकता है, ये किया जा रहा है। ये आप देख लो, जो आज के समय में जेई मेन हो चुकी है, ये पहले AIEEE हुआ करता था 2002 में, ये क्वेश्चन आ रखा है, यानी ये बोल सकते हो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, dH2/dt माइनस dI2/dt इक्वल टू 1/2 dH/dt। अब हम लोग यहां पे एक बार देख ले जो ये किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कोई ऑप्शन है या नहीं। फर्स्ट वाले का तो नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो 2 है इसको इन्वॉल्व भी नहीं किया है, इसको भी नहीं कर रहा है, सेकंड वाले को भी नहीं कर रहा है, थर्ड वाले को
थर्ड वाले को भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये DHI जो है यहाँ पे ले लिया है निगेटिव के साथ में, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब हम फाइनली बच गया अपना फोर्थ ऑप्शन। तो हाँ देख लो यहाँ पे ना एक स्टेप आगे कर दिया है बस। इसमें क्या ये 2 को ना जो आपको डिवीजन में था इस साइड ले लिया है, तो कोई नहीं, इसको आगे ले सकते हैं इस फोर्थ में। तो यानी माइनस तो पहले से लगा ही था इसके साथ में, H2 के साथ में। ये हो गया, यानी फाइनली हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना हम लोग आगे मूव करेंगे नी क्वेश्चन पे। ये भी देखो कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो कि आज के समय में जेई मेन हो रखा है, जो कि ये 2008 की क्वेश्चन है एयर ट्रिपल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, रिलेशन पूछा जा रहा है एक्चुअली में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो मैं रिएक्शन फिर से लिख लूं थोड़ी सी। अब dA/dt, ये प्रोडक्ट की साइड क्या गया, यहां पे प्लस डाल दो। ठीक, अब यहां से आपको पूछा क्या जा रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ बी। तो नॉर्मली हमें कोएफिशिएंट नहीं लेनी है ना। देख लो ये जो हो गया आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है ना। अब हम लोग आगे मूव कर जाएंगे इसी पर। एक और क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आज के समय में भी लॉन्ग टाइम से पूछा जा रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बेसिस पे ही है। इन अ रिएक्शन N2 plus 3H2 product for 2NH3, the rate of appearance of NH3 is 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, and the rate of reaction and the rate of disappearance of H2 will be, यानी आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, the rate of reaction and rate of disappearance of H2। तो बेटा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वही काम करेंगे, साइड में कैलकुलेशन भी कर लेंगे। अब जैसे ये N2 हो गया प्लस 3H2, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ले लेते हैं पहले, बिना एक्सप्रेशन का तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ये बनने के लिए तो बन जाएगा शॉर्टकट नॉर्मली, लेकिन अपन फिर आपको पढ़ लेनी पड़ेगी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 dNH3/dt ले लें, तो ये यहां से 1/2 और dNH3/dt आपको ऑलरेडी दे रखा है, यानी अपीयरेंस ये कितना है 2.5, तो 2.5 into 10 raised to power minus 4। तो अब इसको अगर हम डिवीजन कर लेंगे तो क्या हो जाएगी 12.5, सॉरी 12.5 नहीं होगा 1.25 आ जाएगा, 1.
1.25 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट देख लिया जाए तो अच्छा 1.25 आपको ऑप्शन सेकंड में भी है और ऑप्शन थर्ड में भी है। तो फाइनली अब आपको यहां से पता चल जाएगी एक्चुअली में क्या होने वाली है। तो अब हमें कुछ नहीं करनी है, ये तो आपको मालूम चल गया कितना आ गया 1.25 into 10 raised to power -4 मोल। अच्छा यूनिट तो पहले दे रखा है। अब हम लोगों को आगे इसी रिलेशन को थोड़ी आगे कर लेनी है, बस इस रिलेशन को। तो यहां से क्या हो जाएगी, मैं साइड में इधर ही लिख लेता हूं -1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 NH3/dt। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 से आ जाएगा, नॉर्मली बन गया क्वेश्चन। तो 3/2 आ जाएगा और dNH3/dt का आपको दे रखा है, तो 2.5 into 10⁻⁴ तो ये यहां से क्या आ जाएगा 3 into 1.25 तो into 10⁻⁴ तो अब इसका क्या आ जाएगा 5 3 जा 75। यस, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यानी क्या हो जाएगा 3.75 into 10⁻⁻⁴। ये होगी आपकी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का पूरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे हम लोग आगे मूव कर जाएंगे रेट लॉ पे। अब रेट लॉ होता क्या है, देखो बेटा रेट लॉ के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें ना, तो रेट लॉ का थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है आपको इक्विलिब्रियम लॉज ऑफ मास एक्शन से। लॉज ऑफ मास एक्शन में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास रेज्ड टू द सम पावर, पावर में भी इक्वल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी, बट थोड़ी स्लाइटली चेंज है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट इक्वल हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे रेट लॉ में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लो द एक्सप्रेशन व्हिच रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स is known as rate law. It is also called rate equation or rate expression. तो बेटा यहाँ पे ना अपना थोड़ी डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं, और ये सब जो है आपको कोएफिशिएंट हो गया ए बी ए सी और ये स्मॉल जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गए। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा मैं साइड से थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, यानी ए एक्चुअली में एक्टिव मास जो है ना कंसंट्रेशन का ही होता है, उसी को कंसंट्रेशन को एक्टिव मास भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मोल पर लीटर ही उसको यूज किया जाता है यूनिट में। तो अब जैसे ए रेज टू सम पावर मान लिए आपको x और y। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हमको रिमूव करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगी ऑब्वियसली, जो कि आगे आपको एक्सप्लेन किया भी जाएगा इसका। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव हो गया तो k आ गया और a रेज़ टू पावर x और b रेज़ टू पावर
y। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, जो आगे की स्लाइड में अगर देखो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है, देखो है ना, जो x और y ले लिया है, और ये x y में भी इक्वल और टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मे नॉट बी, है ना, मे नॉट बी या मे बी। तो उस तरीके से यहाँ पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू पावर x और b रेज़ टू पावर y, जो कि अपना हम लोग भी वही कर लिए हैं, a रेज़ टू पावर x एंड b रेज़ टू पावर y। तो आगे हम लोग मूव कर लेते हैं, थोड़ी सी और जरा इजी हो जाएगी समझने में। तो यहाँ से k आ गया, अब ये x और y जो होगा इसका पावर हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल पावर, और जो कि यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहला जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और ये के जो हो जाएगा रेट कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, अब हम लोग आगे मूव कर जाएंगे इसी में, यानी और ये पावर जो होगी ना, ये ऑर्डर यानी x प्लस y जो होगी, ये वही ऑर्डर कहलाएगी। यानी ऑर्डर को आप ये बोल सकते हो सम ऑफ द पावर आर included in the rate law expression. The sum of the power are included in the rate law expression, that is called order. ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। अब नाउ हम लोग आगे मूव करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है ना, एक कंसेप्ट है मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। यानी ऑर्डर क्या होगी मैं पहले ही बता दिया हूं, जो सम ऑफ द पावर आर इंक्लूडेड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ऑर्डर को ना थोड़ी हम लिंक कर रहे हैं मोलिकुलरिटी से, ये एक टॉपिक है जो कि ऑर्डर में देखो, ऑर्डर रिएक्शन में भी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आगे भी हो सकती है। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। क्या है मतलब, ये आप किसी भी रिएक्शन को फाइनली देख करके नहीं बता सकते हैं, जो ये जो होगा आपको फर्स्ट ऑर्डर का है या जीरो ऑर्डर का है या फिर सेकेंड ऑर्डर का है। इट कैन बी फ्रैक्शनल, यानी ये जो होगा ना फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट ये जो होगा ये फ्रैक्शनल नहीं होती है, ये ऑलवेज होल नंबर होती है। मोलिकुलरिटी इट इज थ्योरेटिकली कंसेप्ट, यानी ये जो थ्योरेटिकली वैल्यू होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे जो होगी ना, जब कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो मोलिक्यूल के बेसिस पे, यानी 1 मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल, 3 मोलिक्यूल, ऐसे रिएक्शन होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगी ना, ये जीरो नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता है। The overall molecularity of the complex reaction has no significance in the visual step has its molecularity। अब इसका मीनिंग समझना, इसका लास्ट वाले का मीनिंग यहाँ पे ये है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो ऐसे समझो ना, यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन, जैसे हमें ए से ई पे जानी होगी, है ना, तो ए से ई पे जाने के लिए जैसे हमको ए से बी कर दिया, यानी सी बन गया, यानी ए प्लस बी यानी सी, सी प्लस डी यानी ई बन गया। यानी दो स्टेप में रिएक्शन हो गया ना, यानी ए से ई जाने के लिए हम आगे भी ले लो, जी ले लो, तो और थोड़ा समझने में इजी हो जाएगी। ई प्लस एफ यानी जी,
अब जैसे ही हम लोग ये इंडिविजुअल इसका मोलिकुलरिटी हो सकता है, रिएक्शन का अपना अपना मोलिकुलरिटी हो सकता है, बट ओवरऑल जो अगर हम अगर बोलेंगे क्या ये एक्चुअल ऐड करके इसका मोलिकुलरिटी ओवरऑल निकाला जा सकता है क्या A to G का मल्टी स्टेप में रिएक्शन होने के बावजूद? तो नहीं, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीनिंगलेस हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है इंडिविजुअल तो हो सकती है बट यहाँ पे ओवरऑल नहीं होगी, नो सिग्निफिकेंस, दैट नहीं होगी, ठीक ना। तो ये रहा अपना आपको मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर तक का डिफरेंसेस। अब हम लोग आ जाएंगे इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबका रिएक्शन, और आगे फिर उसका क्वेश्चन वगैरह भी कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द हम आप लोग के बीच। एक्सप्लेनेशन विद द जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन एंड क्वेश्चन के साथ में आने वाले हैं बहुत जल्द। थैंक यू।